Good morning, students. Myself Anish Kumar. Today I am dealing the topic that is the birth injury of newborn. Let's start with the definition. Birth injury of newborn. Birth injury are defined as those sustained during the labor and delivery. Birth injury may be severe enough to cause the neonatal death and stillbirth और नंबर ऑफ मॉर्बिडिटीज़. ठीक है. बर्थ इंजरी ऑफ न्यूबॉर्न, जैसे ही बेबी का डिलीवरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, उस टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे अगर अनएप्रोप्रिएट डिलीवरी नहीं हो पा रहा है और उसके कारण अगर बेबी को इंजरी हो जा रही है, ठीक है, तो जिससे बेबी की डेथ भी हो सकती है, स्टील बर्थ भी हो सकता है. जैसे बेबी डिलीवर्ड होगा फिर उसके बाद वो उसकी डेथ हो सकती है और मॉर्बिडिटी मतलब डिजीज रेट भी बढ़ सकता है. तो इसे हम कहेंगे बर्थ इंजरी ऑफ न्यूबॉर्न. ओके. तो बर्थ इंजरी ऑफ डिफाइंड एज ए सस्टेन्ड ड्यूरिंग द लेबर एंड डिलीवरी. बर्थ इंजरी मे बी सीवियर इनफ टू cause the neonatal death, stillbirth and number of the morbidity. Okay. टाइप्स ऑफ द इंजरी. टाइप्स ऑफ इंजरी कौन कौन से टाइप के न्यूबॉर्न इंजरी हो सकते हैं? सॉफ्ट टिश्यूज एब्रेशन हो सकते हैं. विसरा मीन्स ऑर्गन ऑर्गन इफेक्ट हो सकते हैं. रप्चर ऑफ द ऑर्गन होंगे. ठीक है. स्कल फ्रैक्चर होगा. इंट्राक्रैनियल हेमरेज. ठीक है. ब्लीडिंग हो सकती है. स्कैल एब्रेशन, नर्व्स कंप्रेस हो जाते हैं. आई हेमरेज हो सकता है. डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट्स. ठीक है. एंड बोन फ्रैक्चर. तो these are all about the types of the injury. इसको वन बाय वन मैं डील करूंगी. बर्थ ऑफ द इंजरी में टाइप्स ऑफ इंजरी है और कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्ट टिश्यू. तो सॉफ्ट टिश्यू में क्या हो सकता है? स्किन लैसरेशन होगा, एब्रेशन होगा, वो स्किन नेक्रोसिस हो जाएगी वो जगह का. ठीक है. अगर स्किलफुल डॉक्टर्स नर्स अच्छे से अप्रोप्रिएट डिलीवरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, उसके कारण ये सारी चीज़ें बर्थ इंजरी होती हैं. जैसे कि नर्व्स नर्व्स कंप्रेस हो जाते हैं. ठीक है. बेबी के ब्रेकियल नर्व्स, फेशियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स. ठीक है. ये कंप्रेस हो जाते हैं. ठीक है. आई आई हेमरेज में कंजक्टिवा अफेक्ट हो सकता है. रेटिना अफेक्ट हो सकता है. विसरा में कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होंगे? रप्चर ऑफ द लीवर, एड्रिनल एंड स्प्लीन of rupture. ठीक है. स्कैल्प लैसरेशन, एब्सेस एंड हेमरेज, डिसलोकेशन ऑफ द हिप, शोल्डर, सर्वाइकल वर्टिब्रा. स्कल में क्या क्या हो सकते हैं? सिफेलोहेमेटोमा, फ्रैक्चर्स, इंट्राक्रैनियल इंटरनल ब्लीडिंग होगी, जिसमें कौन कौन से पार्ट इफेक्ट होंगे? इंटरनल ब्लीडिंग में इंट्रावेंट्रिकल ब्लीडिंग, सब ड्यूरल एंड सब ऑर्गेनाइट ब्लीडिंग होगी. बोन फ्रैक्चर ऑफ द clavicle bone and humerus and femur bone. So that is the birth injury and organ affected. Now causes of the birth injury. जनरली कौन से कॉजेज हैं जिसके कारण न्यूबॉर्न बर्थ इंजरी होगी? फर्स्ट है प्रोलॉन्ग ऑब्स्टेट्रिक लेबर. बहुत टाइम तक डिलीवरी नहीं हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, प्रोलॉन्ग हो रहा है. ठीक है. तो ट्रैक्शन देके फोर्सफुली अगर डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके कारण भी बर्थ इंजरी होती है. ठीक है. फीटल माइक्रोसीमिया है, फीटल का साइज बड़ा है और फोर्सफुली डिलीवरी कर रहे हैं. सीपीडी है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है. ठीक है. और ट्रायल लेबर हम करा रहे हैं. ठीक है. तो उसके कारण बर्थ इंजरी होगी. एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, जनरली उसमें नर्व्स कंप्रेस होते हैं, हेड कंप्रेस होता है. ठीक है. और उसमें ही इंटरनल ऑर्गन रप्चर होने के चांसेस रहते हैं. एंड इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं. फॉर्सेप अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, वैक्यूम अच्छे से स्किलफुली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण साइड इफेक्ट होगा न्यूबॉर्न में. ठीक है. एंड डिफ़िकल्ट लेबर है. ठीक है. लाइक शोल्डर डिस्टोशिया है, ब्रीच डिलीवरी है. ठीक है. और शोल्डर डिस्टोशिया है. ठीक है. उसके कारण ब्रेकियल नर्व्स जनरली कंप्रेस हो जाते हैं. प्रेसिपिटेट लेबर है, अचानक से डिलीवरी हो जा रही है विद इन 2 आवर. ठीक है. तो फोर्सफुली एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी होती है, हेड इंजरी हो जाती है बेबी को. ठीक है. एंड मैनिपुलेटिव डिलीवरी. ठीक है. बेबी के पोजीशन को चेंज करने के चक्कर में भी बेबी को इंजरी हो जाती है. क्लियर है? तो दिस ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ बर्थ इंजरी. Now first we will see the intracranial hemorrhage. Bleeding in the brain, also known as intracranial hemorrhage, been known to affect the newborn.
although it is a much more prevalent among the premature infant. Intracranial hemorrhage जनरली premature baby को ही होता है क्योंकि उसके प्रीमेच्योर रहते हैं, उसके हेड के जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज सॉफ्ट रहेंगे, ठीक है, और इंटरनल ब्लीडिंग होती है इंट्राक्रेनियल हेमरेज में, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ द इंट्राक्रेनियल हेमरेज, अलग अलग टाइप्स है इंट्राक्रेनियल में। सब ऑर्गेनाइड ब्लीडिंग होगी, हेमरेज होगी, सब ड्यूरल हेमरेज होंगी एंड इंट्रावेंट्रिकल हेमरेज, ठीक है, देखते हो, ठीक है। इंट्रावेंट्रिकल हेमरेज ब्लीडिंग जो सेंटर में आपको रेड पॉइंट दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज, वो इंट्रावेंट्रिकल हेमरेज है, क्लियर है। सब ड्यूरल हेमरेज, अब अर्कनाइड जो ब्लू कलर का लेयर है उस आफ्टर द अर्कनाइड लेयर जो ब्लीडिंग है दैट इज कॉल्ड सब ड्यूरल हेमरेज, ठीक है। अर्कनाइड के जस्ट ऊपर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे एपिड्यूरल हेमेटोमा कहेंगे, क्लियर है। तो दैट इज द टाइप ऑफ ब्रेन हेमरेज। Now treatment and management of intracranial hemorrhage. The baby should be nursed to quite warm and ventilated surrounding. ठीक है, बेबी नर्स को चाहिए कि उनको वार्म रखना है ऐसे बेबी को, ठीक है, और उन वेंटिलेशन उनको मिलना है। मेंटेन क्लीनिंग पैसेज सक्शन इमीडिएट, तुरंत बेबी जैसे डिलीवर्ड हो रहा है तो सक्शन करके बिल्कुल एयर जो एयर पैसेज है, ठीक है, उसको क्लीन करना है। इंक्यूबेटर नर्सेस प्रीफर ऑक्सीजन एंड मेंटेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तुरंत बेबी को इंक्यूबेटर में रखना है, वार्म रखना है ताकि उनको ऑक्सीजन मिले, ठीक है। फीडिंग नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एडवाइजेबल, फ्लूइड बैलेंस इज टू बी मेंटेन इफ नेसेसरी बाय द पेरेंटल। अगर एनजी लगाने को प्रेफर कर रहे हैं डॉक्टर तो वो तुरंत देना है और रूट स्टार्ट करना है फीडिंग बेबी का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट विटामिन के भी अपन को देखना है टू प्रिवेंट द ड्यू टू द हाइपोथ्रोम्बोटिनिया, ठीक है। विटामिन के देना है अपन को, ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोफाइलिक एंटीबायोटिक्स भी देना है क्योंकि इंजरी है, इन्फेक्शन होने के चांसेस। तो एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स भी अपन को देंगे, सेडेटिव ड्रग्स देना है बेबी को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, फिनाबार्बिटोन, फिनाइटोइन, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर देना है, ठीक है, बेबी के वेट के अकॉर्डिंगली। इफ एक्सेसिव हेमेटोमा फॉर्म सर्जिकल रिमूवल ऑफ द क्लोट बाय द नीड्स, ठीक है, अगर एक्सेसिव हेमेटोमा है तो अपन को सर्जिकली क्लॉट्स को रिमूव करना पड़ता है सर्जिकल करके, ठीक है। कीप क्लोज ऑब्जर्वेशन, बेबी को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है, उसका वाइटल साइंस 4 आवरली चेक करना है, इंपॉर्टेंट है। स्किन का कलर चेक करना है, ब्लूइश तो नहीं हो रहा है, पिंक कलर है, नॉर्मल कलर है कि नहीं वो देखना है, रेस्पिरेशन देखना है एंड बेबी का हार्ट बीट के अपेक्स बीट्स को भी अपन को ध्यान देना। So this is all about the intracranial hemorrhage. Now next, another head injury like cephalohematoma, caput succinate and scalp injury and skull fracture. Okay, कैप्यूट सक्सिडिनम, ठीक है। आप डिलीवरी के टाइम आप देखे होंगे बेबी का जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी हल्का सा कैप्यूट बन जाता है हेड में, ठीक है। तो व्हाट इज द कैप्यूट? ए कैप्यूट सक्सिडिनम इज द एडिमा ऑफ द स्कैल्प एट द नियोनेट प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द हेड। स्पेशली जब लॉन्ग टर्म डिलीवरी होती है उस टाइम पे बहुत टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन के कारण फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है अंडर द स्कैल्प ऑफ द बेबी, ठीक है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड कैप्यूट सक्सिडिनम। मैनेजमेंट हम करेंगे, क्या करेंगे? नो नीड ट्रीटमेंट, द एडिमा इज ग्रेजुअली एब्जॉर्ब डिसअपेयर अबाउट द थर्ड डे ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे ही बेबी के तीसरा दिन हो जाता है डिलीवरी के, वो अपने आप डिसअपेयर हो जाता है, प्रेस हो जाता है, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 36 आवर के बाद वो डिसअपेयर होगा, ठीक है। एडवाइज नॉट टू अप्लाई प्रेशर ओवर द, और उनको अप्लाई एडवाइस करना है मदर को, रिलेटिव्स के, कि उस जगह पे कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं होना चाहिए। बेबी शुड बी handle gently, apply the dressing on the abrasion, advise mother about not apply pressure over the caput, advise mother that caput need to treatment and disappear and 36 hour, वही चीज़ है। और मदर को वो एक्सप्लेन करना है कि उस जगह पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, और अगर एब्रेशन हो गया है, ब्लड का भी हो गया है, तो उसमें आप बीटाडीन लगा सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट इज सिफेलोहेमेटोमा, कैप्यूट सक्सिनेडम एंड सिफेलोहेमेटोमा कंफ्यूज होते हैं सभी स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम कैप्यूट सक्सिन फ्लूइड कलेक्शन अंडर द स्कैल्प होगा, और सिफेलोहेमेटोमा की ब्लड, हेमेटोमा से याद रखना, ब्लड कलेक्शन अंडर द
scalp. ठीक है, it is a collection of the blood between the pericranium and flat bone of the skull, usually unilateral in over the parietal bone. ये जनरली किसके कारण होता है? पैराइटल बोन के ओवरलैप होने के कारण। अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, ठीक है, तो बेबी को अगर फोर्सफुली डिलीवर्ड कर रहे हैं, ट्रायल लेबर कर रहे हैं, तो जब पैराइटल बोन जब ओवरलैप ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण भी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, मैनेजमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट द अफेक्टेड एरिया। उस जगह को सपोर्ट करना है थ्रू द बैंडेज के थ्रू, कॉज बेस्ड बैंडेज के थ्रू अपन सपोर्ट करना है और कुछ टाइम तक खुले भी रखना है, उसको पूरी तरह पैक भी नहीं करना है। क्लियर है? ऑब्जर्वेशन करना है, ट्रांसफ्यूशन फोटोथेरेपी में रखना है। अगर ब्लड ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ टू लीव द एरिया अलोन एंड गिव द बॉडी टाइम टू रीअब्जॉर्ब द कलेक्टेड फ्लूइड। ठीक है, बेस्ट ट्रीटमेंट है कि उसको खुला ही छोड़ देना है, लीव छोड़ देना है, ताकि वो फिर से रीअब्जॉर्ब, जो जितने भी कलेक्टेड है ब्लड है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, अपने आप डिसअपियर हो जाता है। क्लियर है? Now, scalp injury, minor injury of the scalp such as the abrasion, forceps delivery, the vacuum, जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, बेबी के हेड में हल्का सा स्कैल्प छिला हुआ रहता है, एब्रेशन रहता है, ब्लड रहता है, तो जनरली किसके कारण होता है? फॉर्सेप्स और वैक्यूम एक्सट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण जनरली पेशेंट को होता है। ठीक है, द इंक्रीज वुंड में कॉज द रिस्क हेमरेज, रिक्वायर स्टिचेस, द वुंड शुड बी ड्रेस्ड विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लाइक विटाडिन। अगर हल्का सा एब्रेशन हो गया है तो उसको हम ड्रेसिंग कर सकते हैं विटाडिन से, और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो किस जगह का है उसको ऑब्जर्व करना है और वहाँ स्टिचेस देना पड़ता है। ठीक है, तो स्कैल्प इंजरी। नाउ नेक्स्ट इज स्कल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द वॉल्ट ऑफ द स्कल, फ्रंटल इंटीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन में भी डिप्रेस टाइप्स। ठीक है, स्कल फ्रैक्चर जनरली कब होगा? अगर अनएप्रोप्रिएट फॉर्सेप डिलीवरी अगर यूज़ कर रहे हैं, फॉर्सेप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके कारण होता है। जैसे पैराइटल बोन क्या होता है, वो फ्रैक्चर हो जाएगा और डिप्रेस हो जाता है। उस डिप्रेस जब फ्लैट हो जाता है तभी पता चलता है कि स्कल फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स द डिप्रेस बोन हैज़ बीन एलिवेटेड। ठीक है, जैसे कि अपन को दिख रहा है कि डिप्रेस है तो उस बोन को एलिवेट करना है। ठीक है, एंड सबड्यूरियल हेमेटोमा में हैव टू बी एस्पिरेटेड एक्सरसाइज बाय द सर्जिकल। ठीक है, और सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू अपन को जो डिप्रेस बोन है उसको एलिवेट जैसे नॉर्मल पोजीशन में देना है, और हेमेटोमा है, ब्लड है, तो उसको एस्पिरेट करके जितने भी कलेक्शन ऑफ ब्लड है उसको आउट करना है। क्लियर है? तो ये स्कल फ्रैक्चर में आएंगे। इंजरी ऑफ द नर्व्स, इंजरी ऑफ द नर्व्स में ये सारी चीज़ें आते हैं। फेशियल पैरालिसिस होगा बेबी को, ब्रेकियल पैल्सी होगा, क्लम्स्कीज पैल्सी एंड अब्स पैल्सी। ठीक है, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। फेशियल पैरालिसिस, फेशियल नर्व्स palsy due to the trauma in the loss of controllable muscles movement in the infant face due to the pressure on the facial nerves in the face just before or at the time of the birth। ठीक है, facial nerves palsy कब होगा? अगर फॉर्सेप अनअप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हेड डिलीवरी के टाइम पे रोटेशन अनअप्रोप्रिएट कर रहे हैं बेबी का हेड को, ठीक है, तो उससे क्या होता है? बेबी के फेस के जो नर्व्स है कंप्रेस हो जाते हैं और वन साइड ऑफ फेस विल बी लाइक ए पैरालिसिस। ठीक है, the brachial palsy, the brachial palsy is a group of nerves around shoulder. A loss of movement or weakness of the arms may occur if these nerves are damaged. This injury is called neonatal brachial palsy, प्लेक्सस पैल्सी। ठीक है, ब्रेकियल पैल्सी जनरली जब शोल्डर का डिलीवरी नहीं हो पाता है, शोल्डर स्टक हो जाता है शोल्डर डिलीवरी के टाइम पे, अगर फोर्सफुली ट्रैक्शन अगर दे रहे हैं, ठीक है, बेबी के हेड के टाइम पे, हेड डिलीवरी के टाइम पे भी फोर्सफुली ट्रैक्शन अगर दे रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है? बेबी के शोल्डर के जो शोल्डर से जो ब्रेकियल नर्व्स जाते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जिस साइड के ब्रेकियल नर्व्स है वो वाला जो आर्म्स है, वो हैंड है, वो टोटल पैरालिसिस हो जाता है और वो वन साइड वो
टर्न हो जाते हैं बेबी के हैंड, ठीक है, उसे कहेंगे ब्रेकियल, देख सकते हैं, ठीक है। ब्रेकियल पैल्सी जब कंप्रेस हो जाते हैं डिलीवरी ऑफ द हेड के टाइम पे, शोल्डर डिस्टोशिया के टाइम पे, ठीक है, तो उसके कारण बेबी का हेड जो हैंड है वन साइड वो अफेक्ट हो जाता है और टर्न हो जाता है। क्लियर है? Palsy is a paralysis of the arms caused by the injury of the upper group of the arms, main nerves, specifically in severe of the upper trunk, cervical 5 and cervical 6 nerves। ठीक है, ये भी डिलीवरी शोल्डर डिस्टोशिया के टाइम, शोल्डर डिलीवरी के टाइम पे और हेड डिलीवरी के टाइम पे अगर इन अप्रोप्रिएट बेबी का हेड को डिलीवर कर रहे हैं, ट्रैक्शन दे रहे हैं, तो उससे ब्रेकियल नर्व्स भी कंप्रेस होता है, प्लस बेबी के जो नेक के सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल 8 और सर्वाइकल 6 भी अफेक्ट होता है, वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो बेबी के जब सर्वाइकल जो 5 एंड 6 कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, नेक के, तो उसके कारण बेबी के जो हैंड है वो अफेक्ट हो जाते हैं, वो टर्न हो जाते हैं अपोजिट साइड। क्लियर है? Clumsy palsy. Clumsy paralysis is a variety of the partial palsy of the lower root of the brachial plexus, damage in lower brachial plexus involving the 7 and 8 cervical। ठीक है, clumsy palsy जिसमें ब्रेकियल प्लेक्सस के अलावा जो सर्वाइकल जो नर्व्स है, ठीक है, नेक के जो नर्व्स हैं उसके 7 एंड 8 सर्वाइकल को कंप्रेस हो जाते हैं और वो अफेक्ट हो जाते हैं। के कारण क्या होगा, बेबी के जो हैंड है वो अफेक्ट हो जाते हैं, इस टाइप का। क्लियर है? 7 और 8 सर्वाइकल नर्व्स कंप्रेस होने के कारण। क्लियर है? ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी ऑफ द नर्व्स, क्योंकि डेलिकेट है नर्व्स, तुरंत हम ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन माइल्ड केसेस द माइट हैपन विदाउट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अगर माइल्ड है केसेस, ज़्यादा कुछ कंप्रेस नहीं हुआ ऐसे केसेस में, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप बेबी का जो जैसे फेशियल पैल्सी हुआ है, एप्स पैल्सी हुआ है, ठीक है, वो अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं सिम्टम्स। ठीक है, या फिर हम उसका फिजिकल थेरापी करा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स उनके उनके पेरेंट्स को सिखाएंगे कौन कौन से फिजियोथेरापी टाइप का कुछ कुछ हल्का फुल्का फिजिकल थेरापी सिखाते हैं, उससे कई पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ठीक है, मसाज थेरापी भी बताया जाता है पेशेंट को, या फिर सर्जरी करते हैं। ठीक है, सर्जरी में नर्व ग्राफ्ट एंड ट्रांसफ़र भी करते हैं। नर्व ग्राफ्ट जहाँ के नर्व्स अफेक्टेड हैं वहाँ ग्राफ्टिंग करके, सर्जरी करके ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर नर्व ट्रांसफ़र, दूसरे मसल्स के नर्व्स को वहाँ ट्रांसप्लांट करके उस जगह को ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द इंजरी ऑफ द नर्व्स। फ्रैक्चर, स्कल फ्रैक्चर, स्पाइन फ्रैक्चर एंड लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। ठीक है, स्कल फ्रैक्चर बताया, जिसमें क्या पैराइटल बोन फ्रैक्चर होने के, स्पेशली फॉर्सेप्स वगैरह यूज़ करने के टाइम पे रेयरली वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्जरी के थ्रू जो डिप्रेस हो गया है बोन उसको एलिवेट करेंगे, और जो भी हेमेटोमा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको एस्पिरेट करके आउट करेंगे। नाउ स्पाइन फ्रैक्चर, fracture of the adenoid process of the fracture, dislocation of the 5th and 6th cervical vertebra। adenoid process कौन सा होता है, ईयर के सामने वाला जो बोन है वो अगर फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है, वो भी होता है, और साथ साथ 5th and 6th cervical vertebra dislocation, cervical dislocation होगा। it may be due to acute bending of the spine while delivery of the after coming fat। बीच डिलीवरी के टाइम में जनरली होगा। ठीक है, ब्रीच के टाइम जैसे बेबी का बटक्स आउट होगा, ट्रंक भी आउट होगा, लेकिन बेबी का हेड जब आउट नहीं होता है तो फोर्सफुली जब करते हैं उस टाइम पे ये चीज़ हो सकता है। 5th एंड 6th सर्वाइकल डिसलोकेशन हो सकता है, एंड एडिनोइड प्रोसेस जो बोन है वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट द इंस्टेंट डेथ ऑफ द बेबी ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द मॉडुला। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, और भी अगर फोर्सफुली कर रहे हैं तो बेबी की इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है मेडुला कंप्रेस होने के कारण। क्लियर है? ये स्पाइन फ्रैक्चर में होगा। नाउ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, लॉन्ग बोन मतलब बोन कॉमनली इन्वॉल्व इन द फ्रैक्चर इन द ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस जो हैंड का जो बोन रहता है, लॉन्ग बोन, ठीक है, क्लेविकल एंड फीमर इन ब्रीच डिलीवरी। ब्रीच डिलीवरी के टाइम में जनरली वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। ठीक है, अनअप्रोप्रिएट अगर डिलीवरी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट क्या होगा,
The clavicle fracture is pad and cotton wool is placed axilla upper arm slightly bandaged to side of the chest. ठीक है, कॉटन जो वूल है, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे एक्सिला आर्म्स में बेबी के. एंड फीमर फ्रैक्चर अगर है, होल लेंथ ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब may be bandaged to the front and the abdomen and posterior cast healing usually occur in the 3 weeks. Fracture of the humerus treated with the bandaging and arms to the side of the chest. ठीक है, फ्रैक्चर जहाँ पर भी हुआ है, जॉइंट में भी हुआ है, तो हम उस जगह पर कास्ट अप्लाई करेंगे, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ताकि वो जगह डिसलोकेट दोबारा ना हो. और जब तक कि वो लिगामेंट्स इम्प्रूव ना हो जाए तब तक कास्ट को लगा के रखना है. क्लियर है? तो यही ट्रीटमेंट. डिसलोकेशन, द कॉमन साइट ऑफ द डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट और शोल्डर. शोल्डर में डिसलोकेशन हो सकता है, हिप्स में हो सकता है, जॉ एंड 5th and 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये जगह पे डिसलोकेशन होता है डिलीवरी ऑफ द ब्रीच के टाइम पे और शोल्डर डिस्टोशिया के टाइम पे. तो ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए? डिसलोकेटेड द अनस्टेबल स्टिफ न्यूबॉर्न कैन बी यूजली हैंड प्लेस ऑन द ब्रेस्ट harness that hold legs in position while the socket and ligaments become more stable. जब ठीक है तब तक डिसलोकेट ना हो उसके लिए हम हॉर्न और ब्रेस लगाया जाता है, मतलब एक कास्ट के वही प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह, ताकि वो दोबारा डिसलोकेट ना हो. ठीक है, जब तक लिगामेंट्स फुल डेवलप ना हो जाए, उनके लिगामेंट्स जो अलग हो गए हैं और जुड़ ना जाए, तब तक उनको ये ब्रेस और हॉर्न से उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस या कास्ट से अटैच रखना है वो जॉइंट को. क्लियर है? Trauma to the skin and superficial tissues. Damage to the skin is often iatrogenic, resulting in forceps blade vacuum extractor. ठीक है, ट्रॉमा जनरली जो होगा वो वैक्यूम और forceps ब्लेड के कारण होता है. इसके लिए हम क्या करेंगे? एब्रेशन लेसरेशन शुड बी केप्ट क्लीन ड्राई. एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना है अगर इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, बीटाडीन वगैरह हम अप्लाई कर सकते हैं. नाउ इंजुरी टू द इंटरनल ऑर्गन. ठीक है, इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लीवर रप्चर और किडनी, एड्रिनल, लंग्स आर कॉमनली इंज्यूर्ड मेनली ड्यूरिंग द ब्रीच डिलीवरी. मोस्ट कॉमन रिजल्ट ऑफ द इंजुरी हेमरेज. सीवियर हेमरेज इज फीटल डिस्टर्ब फंक्शन ऑफ द ऑर्गन. ठीक है, ये रप्चर हो जाते हैं तो इसके लिए क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे? करेक्ट द हाइपोवोलेमिया एंड एनीमिया. अपन को किसी भी तरह की ब्लड, उनके शरीर में फ्लूइड की कमी नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए अपन को आईवी स्टार्ट करना है. एंड एनीमिया भी नहीं होना चाहिए ब्लड की. उसके लिए ब्लड अगर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर देना पड़ चाहते हैं तो उनको ब्लड देना, ट्रांसफ्यूशन करना पड़ेगा. स्पेसिफिक मैनेजमेंट में सर्जिकल ट्रीटमेंट टू टैकल द इंजरी ऑफ विसरा. विसरा मतलब जो ऑर्गन्स जो रप्चर्ड हैं उसको फिर से करेक्ट करने के लिए हमको सर्जिकल मेथड यूज़ करना है. क्लियर है? इससे पहले हमने जितने भी है इंजूरी है उनके बारे में पढ़े, वो क्या होता है और उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है, लास्ट में आपको लिखना है प्रिवेंशन ऑफ इंजूरी इन द न्यू. अगर ऐसे केस ना हो तो उसके लिए अपन को क्या क्या प्रिवेंशन करना है. प्रिवेंशन ऑफ इंजूरी इन द न्यू बर्थ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग, एपिसिटोमी डन केयरफुली. फीटल मॉनिटरिंग प्रॉपर करना है. ठीक है, एपिसिटोमी डन केयर, एपिसिटोमी भी हमको केयरफुली करना है, स्किलफुल लोगों से ही करना है. देन नेक शुड नॉट बी अनड्यू स्ट्रेच. बेबी का जो हेड नेक है हेड का, उसको अनड्यू स्ट्रेच नहीं करना है, केयरफुली डिलीवर करना है, स्पेशली इन डिलीवरी ऑफ द हेड के टाइम. क्लियर है? नॉर्मल की डिलीवरी के टाइम में ये सब ध्यान देना है. स्पेशल केयर फॉर प्री टर्म डिलीवरी. अगर प्री टर्म डिलीवरी कुछ कॉजेज़ के कारण प्री टर्म डिलीवरी हमको कराना पड़ रहा है, उस कंडीशन में अपन को क्या क्या ध्यान रखना है? टू प्रिवेंट द एनोक्सिया, बेबी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, टू अवॉइड द स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स. ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लंग्स मैच्योर है कि नहीं वो ऑब्जर्व करना है. स्टेरॉइड थेरेपी वगैरह देना है डिलीवरी करा रहे हैं उसके पहले. ठीक है, और सेडेटिव्स नहीं देना है जिससे बेबी और क्या हो जाते हैं, बेबी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है और वो ब्रीथ उसका हार्ट रेट कम होने लगता है, इसलिए सेडेटिव को अवॉइड करना है. लिबरल एपिसिटोमी एंड यूज़ ऑफ फॉर्सेप मिनिमम इंट्राक्रैनियल हेमरेज. ठीक है, एपिसिटोमी जो दे रहे हैं वो लिबरल होना चाहिए, लार्ज कटिंग नहीं होना चाहिए. यूज़ ऑफ फॉर्सेप भी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर इंट्राक्रैनियल कंप्रेशन नहीं होना चाहिए. विटामिन के देना है जैसे बेबी डिलीवर्ड होता है टू मिनिमाइज द हेमरेज. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट, जब फॉर्सेप डिलीवरी अगर कर रहे हैं तो डिफिकल्ट फॉर्सेप आर नॉट अवॉइडेड, सेपर इज ईजियर है। अगर डिफिकल्ट हो रहा है फॉर्सेप डिलीवरी में तो हमको अवॉइड करना है, सेफ सीजरियन सेक्शन ही हमको प्रिफर करना है। नेवर अप्लाइड ट्रैक्शन ऑन द फॉर्सेप, और फॉर्सेप डिलीवरी में भी हम फोर्सफुली ट्रैक्शन हमको नहीं लगाना है, ठीक है, सीजरियन सेक्शन ही प्रिफर कर सकते हैं। वेंटस डिलीवरी इट शुड बी अवॉइडेड इन द प्रीटर्म बेबी, अगर प्रीटर्म बेबी है तो वेंटस अवॉइड करेंगे, क्योंकि प्रीटर्म है, टाइम के पहले डिलीवरी हो रही है, तो उसके हेड के जितने भी पार्ट्स है बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर हम उसमें वैक्यूम लगा रहे हैं तो वैक्यूम के प्रेशर से उसके हेड के पार्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, सक्शन के थ्रू, इसी कारण हम अवॉइड करेंगे वेंटस। क्लियर है। नाउ वेजाइनल ब्रिज डिलीवरी कर रहे हैं तो प्रॉपर सिलेक्शन आपके करेक्शन जो कर रहे हैं केस वो प्रॉपर होना चाहिए ब्रिज डिलीवरी में है, ठीक है। मदर का जेस्टेशन वीक चेक करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ठीक है, वो सारा चीज़ अपन को पहले से ही चेक करने के बाद ही हम उसको ब्रिज वजाइनल डिलीवरी के लिए केस के लिए प्रेफर करेंगे। टू प्रिवेंट द इंजुरी, स्पेशली क्रूशियल पीरियड ऑफ द ब्रीच डिलीवरी इज ड्यूरिंग ऑफ द आफ्टर कमिंग है, ठीक है। बेबी का बटक्स इजीली आउट हो गया, ट्रंक हो गया, स्पेशली आफ्टर कमिंग जो हेड है आउट करने के लिए वो क्रूशियल नहीं होना चाहिए, और ऐसे स्किलफुल डॉक्टर्स और नर्स को रखना है जो इजीली बेबी के हेड को आउट कर सकें। क्लियर है। तो दिस ऑल अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ इंजरी इन द न्यू बॉर्न, ठीक है। तो ओवर इंजरी इन न्यू बॉर्न, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।